आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 7वें चरण का आज मतदान संपन्न हो गया है। यूपी में 7 चरण में मतदान हुआ और आज 7वें चरण का मतदान भी संपन्न हुआ, जहां 613 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बता दें कि 54.18% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ है। वाराणसी में 52.79%, आजमगढ़ चंदौली में 59.59%, भदोई 54.26%, मिर्जापुर में 54.95%, जौनपुर में 53.55% मतदान हुआ। सोनभद्र में 57, भदोई 54.26%, मिर्जापुर में 54.95%, वाराणसी 52.79% मतदान हुआ 5 बजे तक। आजमगढ़ 52.34%, मऊ 55.04% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ है। चंदौली में 59.59, भदोई 54.26, मिर्जापुर 54.95, जौनपुर 53.55% मतदान संपन्न हुआ 5 बजे तक, यानी कुल 54.18% मतदान संपन्न हुआ है। 54.18%, ये बहुत ही कम आंकड़ा है। अगर 2012 की बात करी जाए तो 7वें चरण में 2012 में 57.92% मतदान हुआ था 7वें चरण में। वहीं 2017 की बात करी जाए तो 60.03% मतदान रहा था। ये आंकड़ा है 7वें चरण का 2017 का, और 2012 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो उससे बहुत कम है। 54.18% 2022 में 7वें चरण का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 54.18। वहीं 2012 का आंकड़ा हम आपको बता दें 57.92%। वहीं 2017 का आंकड़ा बता दें तो 60.03%। सबसे कम वोटिंग अगर देखी जाए 7वें चरण की तो इस बार हुई है 54.18%। 5 बजे तक के आंकड़े हैं, अगर ये बढ़ता भी है तो 55 या फिर 56 जाएगा। अगर 2012 की बात करें तो 57.92% था, और वहीं 2017 में 60.03%, यानी कि सबसे ज्यादा अगर वोटिंग हुई थी तो 2017 में, यानी कि पिछले चुनावों में हुई थी। तो ये पिछले चुनावों की बात कर रहे हैं हम। और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका असर हुआ है 7वें चरण में? पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनका असर देखा गया है? आज सबसे कम वोटिंग हुई है, कौन कौन से मुद्दे अहम रहे हैं इस 7वें चरण के? इन्हीं सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, अरविंद मोहन जी और राजेंद्र वर्मा जी, दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक है। दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, जिस तरह से अब के आंकड़े सामने आए हैं और आज जो वोटिंग हुई है 54.18% वोटिंग हुई है, सबसे कम वोटिंग है, 2012 से भी कम वोटिंग है। क्या वजह नजर आ रही है आपको इतने कम वोटिंग की? देखिए, ट्रेंड से दिखाई पड़ रहा है। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग से 7वें चरण तक आ रहे हैं जी, तो चौथे चरण के बाद से वोट का प्रतिशत गिरना शुरू हो गया है। और इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे रूरल अर्बन में, महिलाओं और पुरुषों में और कम्युनिटी वाइज, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिखाई पड़ेगा। पहला फैक्ट ये दिखाई पड़ रहा है कि जब भी मतदान का प्रतिशत गिरता है बीजेपी को नुकसान होता है जी। तो निश्चित तौर पर इस राउंड में भी आपको बीजेपी का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछले चरण में भी अगर आप देखें तो कई कंस्टिट्यूएंसीज में महाराजगंज में 48% हुआ, देवरिया में 54-56% हुआ, और इस चरण में भी आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट भी पिछली बार से 5-6% या कम से कम 3-4% नीचे रहने वाला है। जी। ये तब है जब 1-to-1 या बाइपोलर कंटेस्ट दिखाई पड़ रहा है। बाइपोलर कंटेस्ट में अक्सर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है, और जिस तरीके का जज्बा अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, आमतौर पर आप ये मान सकते हैं कि अपोजिशन जो चैलेंजर है उसका वोट इंटैक्ट है, वो ऐसे ही बढ़ रहा है। संभवतः बीजेपी का वोट का प्रतिशत गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। जी, राजेंद्र जी, इस बार प्रतिशत कम है, यानी कि वोटर इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या फिर जिस तरह से पूर्वांचल में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्या पलायन का असर है कि इस बार वोटिंग नहीं हुई है, या फिर जो जनता है वो दिलचस्पी लेती नजर नहीं आई है? क्या लगता है राजेंद्र जी? जी
देखिए, जैसा कि अरविंद सर ने बोला है वो बहुत सही बोला है जी। और एग्जैक्टली यही हो रहा है और यही हुआ है इलेक्शन में। आप यदि देखें कि जब वोटिंग परसेंटेज को एज ए यदि डेमोक्रेटिक कंट्री सिस्टम के लिए माने तो ये अच्छी वोटिंग परसेंटेज नहीं है जी। और इसको अच्छा नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये वोट यदि 55%, 56%, 57% तक होता है तो ये वोट कौन सा वर्ग डाल रहा है या परिवर्तन के लिए जा रहा है, तो ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि ये लोग जो देखिए, आपने कल के आपने शायद विजुअल देखे होंगे, कहीं कहीं सोशल मीडिया में भी आए हैं जी। कि जिस तरह से प्रयागराज इलाहाबाद में लोगों का, खासतौर से युवाओं का जो हुजूम, जो ट्रेनों में चढ़ा हजारों की संख्या में, और जी। सब परिवर्तन के लिए, और एक पर्टिकुलर पार्टी समाजवादी पार्टी का जय जयकार कर रहे थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारे लगा रहे थे, तो वो उन लोगों में तो खूब जोश दिखा और वो मतदान बूथों तक पहुंचे और बढ़ चढ़ के मतदान किया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को जो कहते हैं कि हमेशा जब बीजेपी परसेंटेज ज्यादा होता है तो शहरी वोटर निकलता है और उससे बीजेपी को फायदा होता है। एक अभी तक का जो ट्रेंड है ऐसा है। जी। एक बात और इसमें निकल के आती है कि बीजेपी को ये महसूस हो गया और खासतौर से उसके कार्यकर्ताओं को कि अब कुछ बचा नहीं इलेक्शन में, तो एक जो थोड़ा सा एक हताश और निराशा जो आती है वो देखने को मिल रही है। आपको कहीं कहीं ऐसे बूथ मिल जा रहे हैं कि जहां पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट नहीं है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। बस्ते नहीं लगाए कहीं कहीं, मतलब इस तरह जब बीजेपी इस सब में बूथ मैनेजमेंट में सबसे माहिर मानी जाती थी, वो जो इतना ज्यादा इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं, इलेक्शन तो हमारे हाथ से गया और ये तो इलेक्शन अब तो वो एक जो भावना आई है उसका ये है। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष के जो है, जो सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हैं, जो पब्लिक है, जो दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, परिवर्तन का पक्षधर है, वो वोट कर रहे हैं और वो बड़े बढ़ चढ़ के भी वोट कर रहे हैं। जी अरविंद जी, जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक पूरी कोशिश करी बीजेपी ने, अपने बड़े दिग्गज चेहरों को उतारा, जितने दावे वादे किए, अपने रिपोर्ट कार्ड को गिनाया, इसका कितना असर होता दिख रहा है इस बार के 7वें चरण में? देखिए, इस इलेक्शन में एक चीज और भी दिखाई पड़ रही है जी। कि आमतौर पे अपेक्षा ये होती है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को हमेशा ये बताना चाहिए कि उसने पिछले 5 साल में काम क्या किया। अगर रूलिंग पार्टी को इस तरीके की दलीलें देनी पड़े कि इस बार जैसे हम आएंगे 11 लाख खाली पदों पर हम तुरंत तत्काल नियुक्ति कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, वो फ्रंट फुट पर नहीं खेल पा रहे। दूसरी चीज जो दिखाई पड़ रही है, आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें और जो लैंग्वेज का स्तर है बीजेपी की शीर्ष नेताओं का, वो जिस तरीके से गिरता हुआ दिखा है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक छटपटाहट है जो उनके इलेक्शनरिंग में झलक रही है। साथ ही ज्यादातर जो जर्नलिस्ट जिन्होंने तमाम रैलीज को अटेंड किया, उनका जो फीडबैक इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अखिलेश यादव की रैली में जनता में आपको एक उत्साह दिखता है, बीजेपी लीडर्स की रैली में उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद जो बात अभी राजेंद्र जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं खास तौर पे चौथे चरण के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी हताशा निश्चित तौर पे दिख रही है, और वो भी शायद इस वोटिंग परसेंटेज के डिक्लाइन का एक बड़ा कारण है। जी, लेकिन मुद्दे तो कई उठाए गए हैं राजेंद्र जी। जिस तरह से कई मुद्दे उठाए गए, इस बार जो प्रत्याशियों को उतारा गया, ये जमीनी तौर पर जो मतदाता थे उनके आधार पर ही उतारा गया, जाति वर्ग धर्म विशेष सब कुछ देख के उतारा गया। तो इसको देख के क्या लगता है, क्या इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ये देखिए, भारतीय राजनीति की हम बात करें और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो जाति तो इस देश की सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जिस समुदाय वर्ग का वहां पर जाति का वोट बैंक ज्यादा है, सभी पार्टियां, किसी एक कोई पर्टिकुलर पार्टी विशेष नहीं, सभी पार्टियां ये अपना एंगल ढूंढती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, खराबी नहीं है कि भाई वहां का कौन सा माहौल है, कितना परसेंटेज वोट है पर्टिकुलर जाति का, पर्टिकुलर धर्म का। सब राजनीति जितनी पार्टियां हैं वो उस हिसाब से इक्वेशन बैठा के अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं। रही बात मुद्दों की, तो क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव हैं और मुद्दे कुछ तो कॉमन रहे, कुछ जगह जगह बदले।
जी जैसे आप पहले दूसरे और तीसरे जो चरण देखें तो वहां पे जो किसानों का संतोष वाला मुद्दा था, जी किसानों का आंदोलन का जो मुद्दा था, वो जी इतना प्रभावी रहा कि वहीं से एक जो हवा बनी। इसके बाद उसने आग में जिसका घी का काम किया, वो था एक जिसको सभी लोग इग्नोर करते हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा एक पहली बार ऐसा आया जिसने नैरेटिव सेट किया, और जो मतदाता, जो मतलब जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारी कर्मचारी जो वोट नहीं डालते थे सामान्यता, इस बार वो लाइन लग के उन्होंने बैलेट से वोटिंग की, और ये जी पहली बार देखने को मिला कि इतनी ज्यादा बैलेट वोटिंग हुई है। और कर्मचारी केवल क्या चाह रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा शामिल कर लिया था, तो सभी जो बहुत, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत बीजेपी के लोग रहे हैं, हमेशा बीजेपी को वोट दिए हैं, इस बार पुरानी पेंशन के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसी बिल्कुल तरह से जो बहुजन समाज पार्टी एक कहीं कहीं सपा और बसपा का सीधा सीधा लड़ाई आपको पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। बीजेपी तीसरे नंबर पे है वहां पर, इसको जी स्वीकार करिए चाहे नहीं, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल स्थिति सही है। और वहां पे बीएसपी को भी जो उसका जो वोटर जो थोड़ा सा बिखराव आप देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन कौन दे सकता है, तो उनको विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी दिख रही है। और इसलिए बहुत सा वोट, जिसको आप 3-4% के लगभग वोट, जो आप कह सकते हैं कि जो शहरी वोट है या जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जो समझ रहा है चीजों को, वो कन्वर्ट हो रहा है। वो जान रहा है कि बीएसपी अभी उस कंडीशन में शायद नहीं है कि जो चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, चाहे उसके जो कारण रहे हो सकता है ये मेरा नैरेटिव गलत हो, बहुत बीएसपी बड़ी अच्छी सीटें लेके आए, लेकिन एक असेसमेंट लोगों ने समझा, और जो नैरेटिव इसके पहले खड़े किए गए कि ऐसा ना हो कि मायावती जी बीजेपी को सपोर्ट कर दे, क्योंकि बीएसपी का जो सपोर्टर है वो बेसिकली अम्बेडकराइट सपोर्टर है, जी जो अम्बेडकरिज्म को मानता है, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे विश्वास करता है। उसके लिए नेता उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए कोई जी नहीं है। वो उसके लिए जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी दिखता है, उसको लगता है कि जो आरएसएस बीजेपी है वो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि उन्होंने संस्थाओं पे और आरक्षण पे जो एक हिसाब से अटैक किया था, उसके प्रतिपक्ष में सबसे अच्छा है जो है वो दूसरा हमको विकल्प मिला समाजवादी पार्टी का। तो देखिए जी ये वोट तो कन्वर्ट किया। और मुद्दों की बात करें, पूर्वांचल में तो मोदी जी नमक पे आ गए, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कैसी हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर जी सुधारा कि नहीं, मैंने आप लोगों का नमक खाया, अगली रैली में बोले। जी तो इस तरह के जब आप, जैसे कि अरविंद सर ने भी कहा था कि भाषाओं के शीर्ष नेताओं की ऐसी भाषा, ये भाषा हमको पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देती है। और पश्चिम बंगाल का क्या हुआ था, जी शायद यही कई स्थिति यूपी में भी हो जाए, ऐसा प्रतीत होता है। चाहे बीजेपी का कुछ छटपटाहट हो, उनके नेताओं की भाषा जी हो, बार बार। और एक चीज और, पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे नहीं सेट कर पाई, और विपक्ष अपने एजेंडे सेट करने में कामयाब रहा, जिसमें बीजेपी को गट्टी करनी पड़ी। जी पहली बार बिल्कुल ऐसा जी देखने को बिल्कुल मिल रहा है। राजेंद्र जी। और बीजेपी अरविंद जी जैसा, जी जिसके पास संसाधन से भरपूर एक संगठन है और जी सुविधाएं हैं, पैसे वाली पार्टी है, वो लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं हताशा और निराशा का शिकार है। हिंदू मुस्लिम नहीं चला, ये एजेंडा फ्लॉप हुआ, तो उसके जी लिए सबसे बड़ी हार वहीं पे होगी। जी बिल्कुल। जी। अरविंद जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का एहसास था कि वो इस बार कमजोर पड़ रही है, सपा मजबूत हो रही है, इसीलिए बड़े समीकरण बैठाने के बाद अपने प्रत्याशियों को उतारा गया। हर जगह पे जातिगत समीकरण देखा गया, लेकिन कहीं भी अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं उतारा बीजेपी ने। क्या वजह मानते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की, जी कम्युनल लाइंस पे एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की पहले चरण से ही। और इसीलिए आपने एक नारा भी सुना कि वो 20-80 वाला नारा सुना। ये पहले चरण से ही उनका जो नैरेटिव था वो चल नहीं पाया। जी वो जो डिवीजन चाह रहे, देखिए बीजेपी को हमेशा दो वजह से फायदा होता रहा। एक तो कम्युनल डिवाइड का सीधा फायदा बीजेपी को होता है, जी दूसरा अपोजिशन का वोट जितना डिवाइड होगा जी उतना बीजेपी को लाभ होता है। पिछले अगर आप जितने भी इलेक्शन बीजेपी ने जीते अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो अदर वोट्स थे, जो बीजेपी के अलावा जो वोट्स थे, वो हमेशा सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों में बढ़ जाते थे। जी बहुत सालों के बाद, कम से कम 20 सालों के बाद आपको बाइपोलर इलेक्शन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां सीधी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई का सीधा नुकसान बीजेपी को दिख रहा है। ये तो एक पहला इशू है। जी दूसरी चीज जो दिखाई पड़ रही है, कुछ बेसिक फैक्टर है। देखिए, एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी दिख रही है,
जी ज्यादातर जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं सब बीजेपी है। जी लेकिन आम आदमी सुनने और पढ़ने से ज्यादा अपने अनुभव से इन्फ्लुएंस होता है, उसके आधार पर वोट करता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो पिछले 40 साल के लोएस्ट लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 46% का डिक्लाइन दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट में। तो आम आदमी, खासतौर असंगठित क्षेत्र का आदमी, वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा उसका खर्चा कैसे चलने वाला है। इसके अलावा भी आप एमएसएमई इत्यादि में भी जब देख रहे हैं तो अक्रॉस द इकोनॉमी यूथ को कहीं पर रोजगार नहीं दिख रहा, सरकारी में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जी इकोनॉमी की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, आम जो युवक है और युवतियां हैं उनको जिस तरीके की एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की समस्या दिखाई पड़ रही है, मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर छुट्टा साण का बड़ा फैक्टर है। जैसा राजेंद्र जी ने कहा, पहले कम से कम 4 चरणों में तो निश्चित तौर पर किसानों का एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये मानना शायद ठीक नहीं होगा कि किसानों का मुद्दा सिर्फ पहले 4 चरण तक सीमित था। जी हकीकत यह है कि बाराबंकी के, सतरिक में, मिर्जापुर में, वाराणसी में सभी जगह कमोबेश किसान आंदोलन का भी आपको असर दिखाई पड़ रहा है। और ये सारी चीजें मिलकर के एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है, जिसको अक्सर हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है और उसका असर इस इलेक्शन में आपको निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा। जी अगर बात करी जाए और जो कानून बात व्यवस्था राजेंद्र की जी कह रहे थे, जी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 13.5 लाख ऐसे एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश में जो जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया है। ये सभी ओल्ड पेंशन स्कीम से प्रभावित है। आप जी इनके परिवार, इनके खास दोस्तों, रिश्तेदारों को जब जोड़ लेते हैं, ये करीब करीब 70 लाख 1 करोड़ वोटर है। जी 70 लाख 1 करोड़ वोटर जब आप कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिवाइड करते हैं तो लगभग 10 से 20 हजार वोट का डिफरेंस हर कंस्टिट्यूएंसी में इसकी वजह से आ रहा है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के बहुत स्ट्रांग फॉलोअर हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं करना चाहते। तो इन्होंने कम से कम इतना जरूर किया कि इन्होंने किसी को वोट नहीं किया। ये भी शायद जो आपको खासतौर पे आखिरी 2 फेज में जो डिक्लाइन दिख रहा है बीजेपी, ये ओवरऑल वोटिंग परसेंट, कुछ हद तक उसका भी असर है। लेकिन आप अगर पिछले 2017 के इलेक्शन को जब देख रहे हैं तो 70 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का मार्जिन से 1,500 या उससे कम का था। तो 1,500 से कम की मार्जिन की जितनी भी सीटें हैं वो सिर्फ ओल्ड पेंशन की स्कीम की वजह से जो वोट इधर से उधर होंगे, एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 10 से 20 हजार का अगर फर्क आएगा, ये विनिंग मार्जिन होगा। हमें समझना पड़ेगा कि आप मोटे तौर पर अगर एवरेज लेंगे सारी कंस्टिट्यूएंसीज में तो सिर्फ 2 लाख वोटर हैं जिन्होंने वोट डाले एवरेज। जी इन 2 लाख वोट में ज्यादातर कंस्टिट्यूएंसीज में किसी भी कैंडिडेट को अगर 80-85 हजार वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ऐसे में अगर 10 हजार वोट या 5-7 हजार वोट का भी डिफरेंस एक कॉज की वजह से आ जाता है तो ये हार जीत का डिफरेंस हो सकता है। जी अरविंद जी अगर बात करी जाए कानून व्यवस्था की तो ऐसा राजनीतिक भी मानते हैं, तो क्या पहले से बेहतर हुई है कानून व्यवस्था? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से पहले के मुकाबले अपराध भी ज्यादा होते थे, अब उनमें भी कुछ कमियां आई हैं, दंगे ज्यादा होते थे उसमें भी कुछ कमियां आई है। ये नहीं है कि पूरा बंद हो गया। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो जीरो करना तो किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो क्या पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हुआ है या नहीं? देखिए, बीजेपी की पूरी कैंपेन लॉ एंड ऑर्डर पर आधारित थी। यहां 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। जी आप जब आंकड़ों की बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट का आंकड़ा उचित नहीं है। किसी एक पार्टी ने रोज आपको अगर बताया कि क्राइम कम हो गया, ये शायद देखना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको रिलीज करती है, वो है एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जी और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वो कहीं भी इंडिकेट नहीं कर रहा कि पिछले 5 साल में क्राइम कम हो गया है। ज्यादातर हेनियस क्राइम आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा इंडिकेट कर रहा है वो बिल्कुल ही इंडिकेट नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो गया है। लेकिन क्योंकि ये नैरेटिव क्रिएट हुआ और इस तरीके का इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट किया गया, अगर आम आदमी मान भी ले रहा था इसको, तो पिछले समय में जो कुछ घटनाएं हुई, वो चाहे लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाने की घटना हो, हाथरस की घटना हो, ऐसी कई सारी अन्य घटनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, इसने कहीं कुछ हद तक इसको भेद किया है। लेकिन निश्चित तौर पर इस इलेक्शन में बीजेपी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके आधार पर कई जगहों पर और एक खास तौर पे मिडिल क्लास के काफी वोट बीजेपी को निश्चित तौर पे इस फ्लैंक पर मिल रहे हैं। बीजेपी के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, लॉ एंड ऑर्डर, जिस नैरेटिव को उसने बहुत अच्छे से मार्केट किया है, और दूसरा
जो जिस तरीके से राशन बांटा गया, खास तौर पे कोरोना काल में ऐसे परिवारों को जी जिनके लिए अपना घर चलाना मुश्किल था, ऐसे परिवारों पर इस राशन बांटने का निश्चित तौर पर असर है। जी लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये वो लोग कौन से हैं जिन पर असर पड़ने वाला है। जी खास तौर पे अर्बन एरियाज में जो मेड इत्यादि इस तरीके के जो हमारे वर्कर हैं, इन पर निश्चित तौर पर असर है। इनमें एक बड़ा वर्ग है जिस पर इसका असर हो सकता था। दूसरा आपका लैंडलेस लेबर है। जी लेकिन ये दोनों ग्रुप, उत्तर प्रदेश की राजनीति कास्ट, रिलीजन और इश्यूज की राजनीति होती है हमेशा से। जी तो इसमें से एक अगर बड़ा अपराधों वर्ग की बात अपनी करी जाए तो कास्ट के क्या आधार पर शहरी वोट कर रहा क्षेत्रों होगा, में कुछ रिलीजन के कम आधार हुआ पर है कर या रहा फिर ग्रामीण क्षेत्रों में? होगा। है शहरी नहीं, क्षेत्रों में, देखिए ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्या में असर सरकार होगा। की नीतियों का कहीं असर हुआ है? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर है, कहीं ना कहीं असर है। उसका आपको रिजल्ट ऐसा नहीं है। बीजेपी रेस से पूरी तरह बाहर नहीं है। जी बीजेपी और समाजवादी पार्टी का एक क्लोज कंटेस्ट है। बीजेपी के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है, जी जो अपने आप में लहर चलाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आपको बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो जी या वोटों का एकत्रित हो जाना, ये सब एक लहर जैसा क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही बीजेपी के पक्ष में भी जो राशन इत्यादि जैसे जो इशू हैं, ये लहर क्रिएट करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रभावित वर्ग है, जिस पर जी दूसरे फैक्टर्स का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, मुझे लगता है उसकी संख्या कम है। तो संभवतः बीजेपी का जो एडवांटेज है शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो कि उनको उस तरीके की बढ़त दिलाए जैसा 2017 में मिली थी। जी बल्कि जी 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 राजेंद्र जी, जिस तरह से लखीमपुर खीरी और हाथरस की घटना हुई, इसका कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है इन चुनावों पे? क्योंकि अगर ये दो बड़े मुद्दे ना होते तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत ना हो पाता। ये दो बड़े मुद्दे, उसके बाद किसानों का प्रदर्शन, किसान आंदोलन, तो और साथ ही कोरोना, तो ये जो चार बड़े मुद्दे हैं जिसका असर सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है, पड़ रहा है। लेकिन लखीमपुर और हाथरस, इन दो की वजह से कांग्रेस भी मजबूत हुई है, सपा भी मजबूत हुई है। इसका कितना असर बीजेपी पे पड़ रहा है? जी देखिए, अरविंद सर ने बता दिया है पूरा, आपको बहुत अच्छा तरह से बताया। जी और एक सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने जो आंकड़ों में जो कमी बता रही है, सरकार बोलती बड़ा अच्छा है। जी ये हम लोग कहते हैं कि बोलती बड़ा अच्छा है, एक्चुअल में क्या है वो अलग जी चीज है। तो एनसीआर भी एक संस्था है संविधान में भाई बनाई गई है कि आप उसके आंकड़ा उठा लीजिए। जी तो किस किस कौन सा रेशियो कह रहा है कि आपके क्राइम घट गए, और आपके हीनियस क्राइम जिसको कह रहे हैं कि जितना दर्दनाक, जिसको आप कह रहे हैं कि कोई कानून व्यवस्था है नहीं है आपके राज्य में, जी चाहे वो हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे पूजा शुक्ला और विकास दुबे का एनकाउंटर हो। जी मतलब आपने कानूनी प्रक्रिया, एक संवैधानिक प्रक्रिया जहां पर आपके अधिकार क्षेत्र हैं, उन सबका उल्लंघन करके जो आपको लगा आपने ही वहां पर सजा सुना दी। तो इस तरह की चीजें भले ही तत्कालिक आपको लाभ पहुंचाए और आपको लगे कि हमने बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर भी चलाया, उसका भी नैरेटिव खड़ा हो गया कि आपने किस पे चलाया, जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे या एक समूह विशेष, वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों पर। जी ठीक है, तो ये जनता सब जानती है, सब एनालिसिस करती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि जो बहुत बीजेपी को जो थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा रहा है वो उनका जी फ्री राशन का मुद्दा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भैया हमको फ्री राशन नहीं चाहिए, आपके 500 के फ्री राशन में हमारा 5,000 से लेकर 50,000 का नुकसान हो रहा है। छोटा पशु हमारे खेत में घुस जा रहे हैं जी और हमारी पूरी की पूरी फसल नष्ट कर दे रही है हमारे, और सड़कों में है, एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इनको बचाइए, हमको 500 का राशन नहीं चाहिए। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, इसके बाद आपने फ्री सिलेंडर दे दिए। वही सिलेंडर जब 1,000 का हो गया तो जी आप कहीं देखेंगे गांव में उसी सिलेंडर को काट के चूल्हा बना लेकिन लिया। आपको क्या लगता है, अगर ये आपके लखीमपुर पास हाथरस की घटना ना होती तो क्या इतना डैमेज होता बीजेपी को? देखिए, यही तो राजनीति क्या है, राजनीति में आपकी स्थिति आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करती जी है। जो आपकी पोजीशन है बेसिकली आपकी कंडीशन पे है कि जी आपकी क्या कंडीशन बनी। सरकमस्टांसेस आपने ऐसे किए, आपने उसको समझा कि हमको फायदा करेगा, वो आपको उल्टा पड़ गया। जी आपने लगा हम किसानों पर चढ़ा लेंगे, हम दबंगई से जीत जाएंगे, लोग उस पर आक्रोशित हो गए। आपने किसानों को एड्रेस नहीं किया, बोले कि तो चले जाएंगे, हमारे पास पूरा मीडिया का कब्जा, हम दिखाएंगे नहीं, जी उसका आपका प्रतिफल देख लीजिए। तो इस सब चीजों को आप गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार गलती नहीं जी करती है, उसको सुनती है। आपने सीधे सीधे एनकाउंटर सिस्टम चला दिया। अरे ये खराब व्यवस्था है, आप मानिए आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। कल हो सकता है आज आप सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कोई
उसका शिकार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है, और आप इसको कभी बढ़ावा नहीं दे सकते। एक कानूनी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका जरूर पालन होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मुझे है सरकार ने लोगों के साथ, उन लोगों में चाहे वो संगठन हो, चाहे कोई और चीज हो, चाहे कोई कुछ हो, इनसे संवाद स्थापित करने में सरकार नाकामयाब रही है, संवाद स्थापित नहीं कर पाई, और सरकार में एक एरोगेंसी का भाव रहा, वो सबसे ज्यादा बीजेपी को डैमेज कर रहा है। इन मुद्दों के साथ साथ किसान का, नमक का, बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, ये मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं, और जैसा सही 40 से 42% का डिक्लाइन बेरोजगारी भी आप देखें, और आप उसी समय आप ऐसे बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा बेरोजगार है। अरे आपके केवल आप कह रहे हैं कि सुनना नहीं, एक्चुअल में क्या है, आप सब संसाधनों पे आपका कब्जा है तो आप बोलते रहे, लेकिन वही बेरोजगार जब आप आपसे शिक्षा मित्र जाए, यहाँ पे महीनों आप लखनऊ में आंदोलन किया, आपने कल सरकार का कुछ नहीं गया, तो उन लोगों का रोज कहाँ जाएगा? आपने लाठी चलवाई, यानी कि मुशारे चलवाई, इलाहाबाद में घर में घुस के मारा, जो लड़के लॉजों में रह रहे थे, किराए से रह रहे थे, ये अच्छा संकेत है। अरे वो लोग कह रहे थे कि पेपर आउट हुआ है, इसमें गड़बड़ी है, उसको आप एडजस्ट करते, कोई मंत्री मिल लेता, बात कर लेता कि हाँ इसकी जानकारी करवाएंगे, यही तो बात करनी थी। आप सुनेंगे ही नहीं। तो ये जो ना सुनने की प्रक्रिया है कि हम ही हैं जो सर्वे सर्वा हैं, हम ही हैं जो सत्य बोलते हैं, बाकी दुनिया झूठ है और हम अपने सरकार बना लेंगे, उनका जो भाव है वही भाव इनको हरा रहा है, वही एरोगेंसी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है और बहुत ज्यादा पहुंचाएगी, ये देखेगा आगामी परिणाम। जी जी अरविंद जी, जैसे मैंने 4 ही बड़े मुद्दे उठाए कि हाथरस और लखीमपुर खीरी, अगर ये ना हुए होते या फिर इन पे सख्त एक्शन लिया होता सरकार ने, तो सरकार को इतना लॉस नहीं होता और साथ ही साथ विपक्ष इतना मजबूत नहीं होता। बात करें कोरोना की, तो कोरोना का मुद्दा विपक्ष इतने अच्छे से उठा नहीं पाया, मुफ्त राशन दिया, गरीबों का वोट बैंक कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश है। और अगर देखा जाए तो इन सब के साथ साथ जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन रहा, किसानों के प्रदर्शन से सरकार को डैमेज हुआ है, लेकिन एंड टाइम पे जो तीनों कृषि कानून बिल थे, इस पे एक बड़ा निर्णय लेके प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस पे किसानों को भी साधने की कोशिश करी है। तो क्या किसान अब इन तीनों कृषि कानून के ऊपर जो रोक लगी, इसके बाद क्या किसानों का वोट उनको मिलेगा? गरीबों को राशन दिया गया, क्या उनका वोट मिलेगा? अगर सरकार एक्शन लेती तो इस पे सरकार को कितना प्रॉफिट होगा, कितना फायदा होता है इन चुनावों में? आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया है जी। किसानों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात राजेंद्र जी कह रहे थे जी 2017 में जब बीजेपी कैंपेन कर रही थी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई पड़ रही थी। जी 2022 में वो बहुत एरोगेंट लीडरशिप दिखाई पड़ रही, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। जी आपने जिस तरीके से किसानों को ट्रीट किया, उनकी बात को समझने की कोशिश भी नहीं की, और जो काम आपने वापस लिया वो इतना लेट कर दिया था, खास तौर पर जो बाई इलेक्शंस हुए डिफरेंट स्टेट्स में, उसमें जब बीजेपी हारी उसके बाद ये तीनों बिल वापस लिए गए। हो सकता है इंटेंशन दोनों चीजों में डिस्कनेक्ट ना हो, लेकिन जो मैसेज जा रहा है आम आदमी तक और किसानों तक, वो मैसेज यही जा रहा है कि आपने किसानों के हित में नहीं, अपने पॉलिटिकल हित को साधने के लिए शायद इसको किया। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो विड्रॉल था उससे बीजेपी को कोई भी लाभ मिलने वाला है। जी जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लखीमपुर जैसा जो केस है, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की होती, तुरंत की होती और बिना पक्षपात के की होती। अगर आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे, तो बुलडोजर सेलेक्टिव नहीं चल सकता। बुलडोजर फिर आपको उसी नियत से, उसी ईमानदारी से सब पर चलाना पड़ेगा। अगर वो आपका आदमी था, आपको कम से कम इनिशियल एक्शन वैसे लेना चाहिए था। लॉ शुड हैव टेकन इट्स कोर्स, जो लखीमपुर में होता नहीं दिखाई पड़ा, जो हाथरस में होता नहीं दिखाई पड़ा, जो गोरखपुर में जो व्यापारी मारा गया उस केस में होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। ये सब बड़े मुद्दे इसलिए बन गए क्योंकि कहीं लगा कि आपका जो प्लान है वो शायद उतना ईमानदार नहीं है जितना आप उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा प्लान है और एक बड़े पॉकेट में बीजेपी को इसकी वजह से वोट मिल रहा है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं रह गया इन घटनाओं की वजह से जितना बड़ा शायद ही हो सकता था। बिल्कुल। दूसरे जो मुद्दे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, राशन वाला जो मुद्दा है, निश्चित तौर पर गरीबों को साधने की कोशिश की और इसका लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा, वरना शायद स्थिति जैसी आपको आज बिगड़ती हुई दिखेगी, इससे भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखती। तो सारी चीजें मिला करके एक इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी जैसी सिचुएशन डेवलप होती है।
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसी फैक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इससे एक बहुत एरोगेंट गवर्नमेंट दिखाई पड़ रही है। हमारी सरकार नहीं दिख रही जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, जी। जो आपके बीच से बीजेपी का ये जो पहले एडवांटेज हुआ करता था कि आपके बीच की सरकार है, वो सडनली 2022 आते आते एक बहुत एरोगेंट और एक डिस्टेंस सरकार हो गई। मुझे जी। लगता है बीजेपी को इस इलेक्शन से सीखना चाहिए। बहुत सारे लेसन हैं, उनका भी एससीसी में है और देश का भी एससीसी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आज जिन 9 जिलों में चुनाव है उसमें आजमगढ़, मऊ और भदोई, ये 3 जगह ऐसी है जो कि सपा का जिनमें अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने आजमगढ़ और मऊ में सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाया है। तो क्या बुलडोजर का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हर मंच से सीएम ने और जितने भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उन्होंने बुलडोजर की बात कहीं ना कहीं उठाई है। तो क्या बुलडोजर का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर जो सपा है उसकी लहर देखने को मिलेगी? क्या लगता है? देखिए, ये मुद्दा तो उल्टा पड़ गया ना। आपने सिलेक्टिव हो गए ना बुलडोजर चलाने में। सर भी बोल रहे हैं, अरविंद सर ने भी कहा, हम भी बोल रहे हैं उसी बात को जी। लेकिन कि आप बीजेपी तो जब कहती है selective नहीं अपराधियों होते। और माफियाओं पे ही चलाया है ये बुलडोजर, किसी गरीब या आम जनता पे नहीं। नहीं, आप फिर गलत फहमी है। माफिया और भी हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं हम। दूसरे माफिया भी हैं जिनको अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलते हुए मिल रहे हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे हैं, उन पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की। टेनी जी ने जब के बेटे ने जब गाड़ी चढ़ाई, उनको जमानत मिल गई। दूसरे आजम खां को अभी जमानत नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह का लोग कम्युनलाइज करने की जो कोशिश की थी, भले वो टारगेट करके कि एक पर्टिकुलर, लेकिन जमानत का तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट जमानत देती है, सरकार तो जमानत नहीं देती है। जी, आज को आपको इस पर सबसे ज्यादा खतरा दिखने लगा कि कोर्ट जो एक स्वायत्त संस्था थी, सीबीआई जो एक स्वायत्त संस्था थी, चुनाव आयोग जो एक स्वायत्त संस्था था, ईडी जो एक स्वायत्त संस्था थी, इन सब पता नहीं क्यों ये ऐसा लगने लगा है कि ये सरकार के समर्थन में कार्य कर रहे हैं। तो यही इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं, या एक जो बेचैनी बढ़ रही है, कहीं डेमोक्रेसी सेटअप में जो चेक एंड बैलेंस का एक दायरा था वो तो नहीं खराब हो गया। ठीक है, तो सरकारें भी, आप सरकारों का प्रभाव न्यायालय के निर्णय में होता है, ये कौन नहीं जान रहा है जी। इसके पहले नहीं होता था, ये भी बात गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निष्पक्षता हम लोग देखते थे, तो उसी निष्पक्षता की बात हम कर रहे हैं बिल्कुल। और जो हम कह रहे हैं कि जब बीजेपी की लहर थी, सुनामी थी, उस समय भी जो क्षेत्र आप बता रही हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, ये वाले क्षेत्र में 10 में से 9 सीटें उनकी जीत रही थी। समाजवादी पार्टी ने जीती थी, केवल एक सीट बीजेपी ने जीती थी। तो अभी भी वो यह कि पूर्वांचल, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि पूर्वांचल का जो जितना भी क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा। हाँ, मुझे कहीं कहीं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि कहीं कहीं सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की है, भाजपा वहां पे है ही नहीं। बहुत सी सीटें आपको ऐसी दिख जाएंगी, क्योंकि जो बहन जी ने चाहे जो टिकट वितरण को लेकर बड़ा एक वो दिया हो वर्ग विशेष के लिए, लेकिन लोग जब परिवर्तन की बयार चलाते हैं ना, तो फिर वो देखते हैं कि परिवर्तन कौन करेगा और कैसे होगा। तो आयोग जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सब मूल भांपती है, और वो परिवर्तन के लिए यदि वोट दे रही है तो परिवर्तन दिखेगा। यदि नहीं दिया होगा तो 10 के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो एक परसेप्शन बन रहा है, एक सिनारियो बन रहा है, जो घटनाक्रम बन रहा है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उन सबसे एक ऐसा लगा है कि क्लस्टर मुद्दों का प्लस आक्रोश प्लस जो सरकार का एक जो तानाशाही रवैया, जो एरोगेंसी, उस सब से भी लोगों में जो एक सब मुद्दे एक साथ हो गए और क्लस्टर बन के वो एक लहर का काम कर रहे हैं। अब कितना कामयाब है, बस आ ही गया तो लास्ट था 10 तारीख के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यही है कि जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपराध और अपराधियों को लेके लगातार बीजेपी सपा पे हमलावर रही है, ये मुद्दा हमेशा हर मंच से उठाया गया है, और कहीं ना कहीं दोनों के जो वोटर है, वो चाहे सपा हो या फिर बसपा हो, दोनों के वोटर कॉमन है, तो कहीं ना कहीं दोनों में टकराव तो देखने को मिल रहा है। क्या इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा? क्या बसपा सपा के वोट काट के बीजेपी को कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है? क्या देखने को मिल रहा है अरविंद जी? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है। जब इलेक्शन शुरू हुआ उससे पहले ऐसा लग रहा था कि बसपा प्रमुख पूरी तरीके से इलेक्शन से बाहर है। इलेक्शन शुरू होते ही वो वापस आई, लेकिन शायद उस इंटेंसिटी से बसपा ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है। जी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की बीजेपी ने, वो 80-20 वाला, उससे देखिए यूपी का इलेक्शन कास्ट
और रिलीजन का इलेक्शन है, साथ में मुद्दे भी हैं। तो आपका जो बेसिक उसका कोर क्रिएट होता है इलेक्शन का, वो कास्ट और रिलीजन के अराउंड क्रिएट होता है। जी ये मोटे तौर पे 80% वोट इसी के आधार पर पड़ता है, बाकी 20% मुद्दों से प्रभावित होता है। जी तो कहीं ना कहीं जो 2080 वाला जो नैरेटिव था, उसके चलते माइनॉरिटी वोट पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गया। जो मेरा फीडबैक है अक्रॉस कंस्टिट्यूएंसी, वो ये है कि माइनॉरिटी वोट बहुत अधिक संख्या में पड़ा है। ऐसे लोग जो प्रदेश से बाहर थे, उन्होंने वापस आकर के वोट डाला है। जी आमतौर पर पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, और साथ ही साथ ये वोट बटा नहीं है, ये एन ब्लॉक समाजवादी पार्टी को गया है, और उसका एक यहाँ हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और ये काफी अहम चुनाव रहे हैं। तो वहीं प्राइम टीवी के सूत्रों के हवाले से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जहां आंकड़े सामने आते नजर आ रहे हैं। सभी के निर्णायक जो भी इस मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, इनके एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। गोवा में 40 सीटों पर चुनाव हुआ, तो वहीं मणिपुर में 60 सीटों पर। तो वहीं बात करी जाए, गोवा में 21 में से 15 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही हैं। मणिपुर में बीजेपी में 30 में से 25 सीटें जाती दिख रही हैं। ये आकलन लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो स्क्रीन पे हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया। अब रुक करते वापस अपनी चर्चा की तरफ, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आज 7वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, तो वही 7वें चरण पे चर्चा चल रही है। अरविंद जी, हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से आप अपनी बात कह रहे थे, उसको पहले पूरी करिए। अरविंद जी, इस चरण में या पूरे जब आप इलेक्शन के नैरेटिव की बात जब आप करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं ये कास्ट और रिलीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट प्रेशर ग्रुप हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट्स को निर्धारित करते हैं। जी, और निश्चित तौर पर माइनॉरिटी वोट इस बार बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ है। ज्यादातर कम से कम 95% कंस्टिट्यूएंसीज पर वो एक एन ब्लॉक पड़ा है, बहुतायत में पड़ा है, और वो समाजवादी पार्टी के लिए पड़ा है। बिल्कुल। दूसरी चीज जो दिखाई पड़ रही है, वो दिखाई पड़ रही है कि जो यादव और अन ओबीसी वोट का एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। 2017 में और 2014 में बीजेपी इसमें भेद कर पाई थी। यादवों का भी एक बड़ा परसेंटेज बीजेपी के साथ चला गया था, और अन ओबीसी का एक बड़ा रहा बीजेपी के साथ गया। इस बार वो बीजेपी के साथ ना जाकर के उसका एक बड़ा हिस्सा सपा में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, आप इस चरण जिसका आज वोटिंग हो रही है, इस चरण को भी जब आप देखते हैं तो ये चरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नॉन यादव ओबीसी वोट का गढ़ है। ये सारी 57 सीटें आपको जो दिखाई पड़ रही है, जी, यहाँ जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव जी ने की है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। राजभर वोट, इसी तरह कामरान पार्टी इत्यादि के जो वोट हैं, ये कटिंग एज पर निश्चित तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं सपा के साथ मिलकर, और ये कटिंग एज का डिफरेंस होगा। साथ ही साथ बीएसपी का जो वोट पिछली बार 22% बीएसपी को वोट मिला था, 22% में से माइनॉरिटी वोट लगभग इस बार खत्म हो गया है। अन्य जातियों के जो वोट थे, खासतौर पर सवर्णों इत्यादि के जो वोट थे, उसका एक बड़ा हिस्सा वो सभा के पास मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो इस बार आप मान के चले कि बसपा का वोट सिर्फ मुश्किल से 14-15% भी अगर रह जाता है तो बहुत बड़ी बात है। उनका अपना जो कोर वोट है, खासतौर पर एससी वोट जितना है जाटव का पर्टिकुलरली, ये पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और क्योंकि ये वोट का छितराव नहीं हुआ, अगर इसका छितराव होता तो शायद बीजेपी को लाभ मिलता, लेकिन मायावती जी के वापस आ जाने से और एक अलग तरीके की कैंपेनिंग करने से उनका अपना जो कोर वोट बैंक है वो बिल्कुल रुक गया है। लेकिन कोर वोट बैंक के साथ जो एडिशनल वोट था, वो इस बार पूरी तरीके से चटक गया है, और उसका लगभग ये सारा छिटका वोट वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो डिक्लाइन होगा, क्योंकि जब आप पूर्वांचल की इस बेल्ट को देख रहे हैं, दोनों ही बेल्ट को अगर आप पूर्वांचल को देखें तो इसमें बीएसपी एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है। बीएसपी इस बार छोटा प्लेयर हो गया है, और बीएसपी के सीन से काफी मार्जिनलाइज हो जाने की वजह से, और जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव जी ने की है राजभर इत्यादि के साथ, निश्चित तौर पर उसका एक क्रिटिकल एडवांटेज आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछली बार ये एडवांटेज बीजेपी के साथ था, इस बार वो एडवांटेज पूरी तरीके से
जो कटिंग एज की डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं समाज के, जी इसका साथ इस बार आपको समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, साथ जी। में माइनॉरिटी का पूरा साथ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जी तो बिल्कुल, ये हमने सपा की इस तो तरीके बात का कर एक ली अरविंद जी, लेकिन अगर बात करी जाए बीजेपी गठबंधन की तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरह से बनारस में डेरा डाले रहे, लगातार उनके रोड शो और जनसभाएं देखने को मिली। पिछली बार ओपी राजभर बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार वो सपा के साथ है। सपा ने भी गठबंधन करके रखा है अपना दल से और ओपी राजभर से। और वहीं बात करी जाए बीजेपी की तो बीजेपी ने भी अपना दल एस से गठबंधन करके रखा है, निषाद पार्टी के साथ भी गठबंधन है। इस गठबंधन का कितना असर पड़ेगा? और दूसरी तरफ जिस तरह से निषाद पार्टी के साथ गठबंधन तो है, लेकिन निषाद मतदाता कहीं ना कहीं अपने दावे वादे पूरे ना होने की वजह से नाराज भी हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी का गठबंधन पूरा वही है जो पिछली बार 2017 में था, उसमें से कुछ घट गया है। जी स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा ग्रुप, राजभर का पूरा ग्रुप, ये सब बीजेपी का हिस्सा थे, हट गए। तो जी बीजेपी का जो संगठन था, जो गठबंधन था, वो पहले की तुलना में कमजोर हो गया। जी साथ में ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है जो जी। बीजेपी को एडवांटेज नहीं दे रहा है। साथ ही साथ जो पिछली बार अपोजिशन के वोट का डिवीजन हुआ था, वो इस बार नहीं हो रहा है। जी। ये सारी चीजें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही। जी बिल्कुल, कई दलित ऐसे चेहरे भी हैं जो कि उनका साथ छोड़ के अन्य पार्टियों में भी चले गए, सपा में भी चले गए, इसकी वजह से सपा भी मजबूत हो गई। क्या कहेंगे इस पे अरविंद जी? देखिए, ये जो लोग छोड़ करके गए हैं, ये सब जमीनी नेता हैं। जी चाहे वो राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जी। या जयंत चौधरी हो, ये सब जमीनी नेता हैं। और देखिए, पहले जो कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव ने बनाए, वो चाहे कांग्रेस के साथ हो जी या फिर बसपा के साथ हो, जी ये अलायंस में वोट का ट्रांसफर नहीं होता है। जी लेकिन ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये ज्यादा सीमलेसली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। चाहे वो आरएलडी के साथ वेस्टर्न यूपी का अलायंस हो या ईस्टर्न यूपी में राजभर जैसे अलायंस हो, जी। ये सब मुझे लग रहा है बहुत क्रिटिकल एडवांटेज देंगे। ये वही एडवांटेज आपको दिखाई पड़ेगा जी जो 2007 के इलेक्शन में जी बसपा ने जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसका एडवांटेज मिला था। कुछ उसी तरीके का एडवांटेज उधर आपको अखिलेश यादव जी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी के काम की बात करी जाए तो वो कहते हैं कि 5 साल का काम बहुत किया है हमने, 5 सालों में बहुत काम किया है। अगर बात करी जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस इस बार गायब है, लेकिन कांग्रेस पे लगातार बीजेपी सवाल उठाती कि उनके पास तो 50 साल सत्ता रही थी, उन्होंने क्या किया। और दूसरी चीज, जिस तरह से जयंत चौधरी के साथ सपा ने गठबंधन किया, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? वो सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित रहे, उसके आगे अखिलेश को खुद लड़ाई लड़नी पड़ी। तो किसानों को साधने के लिए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का सहारा तो लिया ही है। कितना असर मानते हैं इन दोनों चीजों का? देखिए, बिल्कुल चुनावी इसमें खासतौर से जब जयंत का पश्चिम वाले क्षेत्र में आना और चुनावी लाभ बहुत देगा। और जी। क्योंकि पूरब में इसके बाद धीरे धीरे मध्य के होते हुए पूरब में चुनाव गया है, तो वहां पर जो पहले से जो गठबंधन, जैसे अभी सर बता रहे थे कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इंद्रजीत सरोज हो, और कुछ ऐसे नेता हैं जो जुड़े, और वो पहले से वहां पे गठबंधन था। पूर्व में जो जब समाजवादी पार्टी अपना इलेक्शन का प्लान कर रही थी, तो इन लोगों को पहले वार्ता हो गई थी और सीटों का जो बंटवारा लेके चल रहा था। तो नो डाउट पूरब में जयंत जी की उतनी जरूरत शायद नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूर्वांचल का जब इलेक्शन हुआ इस फील्ड में, तो वहां पे नहीं समझी। लेकिन निश्चित रूप से जयंत जी को वहां के किसानों ने जब इसके पहले हराया था, तो वो एक दर्द भी था कि भाई हमने अपने लोग को हरा दिया, तो उन लोगों में एक सेंटीमेंट भी होता है। तो सब एक जो है बहुत ज्यादा रूप से इकट्ठा हुआ, और यही हमने पूर्वांचल में देख रहे हैं। आपने तो पूरा एकदम जो एक सर्वे बताया, हम लोग का सर्वे कुछ और कह रहा है, आपने अभी कुछ जो आंकड़े बताए हम लोगों ने जो सुने, तो अब देखिए, अब है कि जनता ने अपना मत दिया है, और निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए मत अभी भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 10 तारीख को परिवर्तन देखने को मिलेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी। जी। उत्तराखंड में भी जो एक बात चल रही है, जिस हिसाब से एक वहां पे भी चल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक एंटी कंपेटिटिव बोली है, और जो एक चल रहा है, तो वो उत्तराखंड और यहाँ के मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पे परिवर्तन होगा। और 10 तारीख को क्या होता है वो भविष्य बताएगा। चुनावी मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि मुद्दों पे ही चुनाव होने लगेगा तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, हम आपके लिए भी अच्छा है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ। और
और जो खासतौर से, और जो मैं आगामी चुनाव, यदि यूपी में परिवर्तन होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब जो बड़ा आंदोलन होगा, मैं जी। इसको कह रहा हूं कि जो अगला बड़ा मुद्दा बनेगा किसान आंदोलन, जिससे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को प्रभावित किया, अगला 2024 का चुनाव में निजीकरण एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में उभरेगा। जी मुझे ऐसा अभी महसूस हो रहा है, और इसके लिए अब देखते हैं, राजनीति में तो परिस्थितियां होती हैं, कब जी। कौन सा और एलायंस जिस किसके तरह से साथ आ बड़े जाए। शहरों को उतारा गया, अखिलेश कहीं ना कहीं इधर पूर्वांचल में अकेले पड़ गए, उन्होंने अपने पिता को उतारा, मुलायम सिंह को उतारा, साथ ही जया और हेमा भी उतर गई प्रचार के लिए। बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को तो उतार ही रखा था, लेकिन जया बच्चन भी उतरी। तो क्या लगता है इन बड़े चेहरों का कितना असर पड़ेगा? क्या इन्होंने कोई छाप छोड़ी है जनता के दिल पे? पड़ता है, बड़े चेहरों का भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, सभी जी। बड़े चेहरे लगते हैं। मोदी जी की रैलियों में भीड़ होती थी, अभी भी होती है, जी। लेकिन जैसे आपने बड़े अभी जया बच्चन जी का नाम तो ये लिया भीड़ या क्या वोटरों में राजभर जी का कन्वर्ट नाम नहीं हो लिया। पाती है? हाँ, नहीं होते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग हवाई जहाज हेलीकॉप्टर देखने के लिए गांव में भी आते हैं, लेकिन पता चलो कि वोट किसको दोगे तो वो किसी दूसरे के पक्ष में। तो ये जनता है, अब अपने हिसाब से लोकल मुद्दे भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं विधानसभा के चुनाव में, इसलिए कि उनको वो ज्यादा दर्द देगा कि मेरे गांव की सड़क नहीं बनी है और मुझे उन्होंने फलाने ने ऐसा किया था और मेरी बात नहीं सुनी। उसके लिए ये जो नेशनलाइज मुद्दे होते हैं कि राष्ट्रवाद हो गया, ये या हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा गांव में भी चला जाता है और लोगों में कि नहीं ये हो जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, इनका शासन आ जाएगा, इस तरह का एक नैरेटिव जो बीजेपी कहा करती है, वो इसलिए उनको उस सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो उसको होता है कि वो ध्रुवीकरण करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालेगा वो गरीबों पर डालता है, जो इस चीज को अभी उतना ज्यादा नहीं होते और धर्म के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो दोनों कम्युनिटी में जो हो, एक धार्मिक यूपी की राजनीति में तो बहुत चर्चा कर लिया, वो थोड़ा उत्तराखंड की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहाँ पे भाजपा कांग्रेस से टक्कर दे रही है। तो क्या लगता है इस बार क्या परिस्थितियां बनने वाली है? जी मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ, सर रहेंगे आपके साथ, क्षमा चाहता हूँ मैडम, थोड़ा सा प्लीज। जी बिल्कुल। जी अरविंद जी, जिस तरह से उत्तराखंड और पंजाब के एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस, हर बार ऐसा देखा गया है कि सत्ता बदलती रहती है, कभी कांग्रेस आती है तो कभी बीजेपी आती है, और इस बार इन दोनों पे तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये दोनों ही विकास नहीं करती है, हम आपके लिए विकास का काम करेंगे, हम काम करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ एग्जिट पोल कह रहा है कि सिर्फ 2 ही सीट जा रही है और भाजपा कांग्रेस की तरफ ही सबसे ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार क्या नतीजे होंगे? देखिए, पहले भी जो अपेक्षा थी कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कोई बहुत अच्छा करेगी, ऐसी संभावना नहीं थी। अगर उसकी 2 सीट भी आ जाती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विस्तार है आपके लिए। लेकिन पंजाब में निश्चित तौर पर आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑलरेडी हो चुकी है और वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर पंजाब का इलेक्शन लड़ रही है, और मेरा आकलन निश्चित तौर पर यह है कि आप इस बार वहां सरकार बनाती हुई दिखेगी पंजाब में। पंजाब में आप 2 कारणों से बन रही है, शायद कुछ हद तक जिस तरीके की सरकार बिल्कुल बगल में दिल्ली में चली है उसका भी कुछ असर निश्चित तौर पर है। उनका जो स्कूल का प्रोग्राम है, उनका जो स्वास्थ्य का प्रोग्राम है, बिजली और पानी का इंटरवेंशन, मुझे लगता है ये पंजाब की तुलना में एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है पंजाब के लोगों। उस प्रदेश में जहां उन्होंने कांग्रेस, अकाली दल का बहुत फिनोमिनल करप्शन देखा है, साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके की भीतर घात दिखाई पड़ रही है, अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा, उनके जाने के बाद भी चन्नी का ग्राफ एकाएक उठता हुआ दिखाई पड़ा। यानी अंतरकलह कहीं ना कहीं वजह है कांग्रेस के कमजोर पड़ने की। निश्चित तौर पर जी, लेकिन जिस तरह से चन्नी को एक मजबूत चेहरा, दलित चेहरा उतारा गया बना के, क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? नहीं, देखिए, चन्नी के आने के बाद एडवांटेज हुआ, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग सिद्धू करते रहे चन्नी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी, मुझे लगता है उसका बहुत नुकसान कांग्रेस को हुआ है। एक मैसेज गया, जिस तरीके का नुकसान समाजवादी पार्टी को 2017 में हुआ पारिवारिक कलह की वजह से, बिल्कुल उसी तरीके का नुकसान पंजाब कांग्रेस को होने जा रहा है आपस के ह्यूज डिफरेंसेस की वजह से। और मुझे लगता है बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी के कमजोर पड़ने का वजह क्या है पंजाब में? क्यों आखिर वहां पे अपनी सत्ता नहीं बना पाती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी पंजाब में कभी भी बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं थी। इससे पहले भी वो अकाली दल के साथ थे, अकाली दल की एक स्ट्रांग प्रेजेंस थी, इसकी वजह से बीजेपी की भी स्ट्रांग प्रेजेंस थी। अदरवाइज पंजाब में बीजेपी कभी भी बहुत बड़ी और स्ट्रांग पार्टी नहीं रही है। जी, अगर बात करी जाए गोवा की तो वहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं?
गोवा का इलेक्शन मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन जी। उत्तराखंड का निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार शायद बेहतर स्थिति में, और शायद हालांकि आपका सर्वे कह रहा है कि भाजपा सरकार बनेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मार्जिनल तौर पर कांग्रेस आपको वहां आगे होते हुए दिखाई पड़ेगी। जी, अगर पिछले चुनाव को पंजाब देखा का- जाए तो सिर्फ पंजाब को छोड़ के बाकी सब जगह अच्छे खासे सीटों पे जीत दर्ज करी थी बीजेपी ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे 50-50 देखने को मिल रहा है। सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बाकी जिलों में क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से बीजेपी को बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान हो रहा है इस इलेक्शन में। जी, आमतौर पर मुझे लगता है कि सपा कंफर्टेबली उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। मेरा आंकलन है कि 210 से आपको 240 के बीच में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट आते हुए दिखाई पड़ेगी, और बीजेपी के लिए 150 सीट क्रॉस करना मुझे मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों ही मेहमानों का, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरविंद मोहन जी और राजेंद्र वर्मा जी दोनों ही जुड़े थे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। तो हमने चुनावी चर्चा करी और जाना कि जनता ने किन मुद्दों को देखा है, कहाँ पे बीजेपी की कमी रही, कहाँ पे कमजोर पड़ी कांग्रेस और बसपा, तो कहाँ पे सपा ने अपनी पकड़ बनाई है। तो मुद्दे कई सारे रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है, तो उन कमियों को भुनाती हुई विपक्ष नजर आई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं अपने डैमेज कंट्रोल को करने के लिए बीजेपी ने बहुत हाथ पैर मारे हैं, लेकिन अब इसका असर क्या होता है? क्या 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए, क्या जनता ने एक बार फिर से सत्ता लौटाने का मन बनाया या फिर सत्ता परिवर्तन का मन बनाया है? ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तब तक हर चुनावी अपडेट प्राइम टीवी आपको देता रहेगा, और हर चुनावी अपडेट के लिए हम आपको हर खबर बताते रहेंगे। वहीं अब एग्जिट पोल पे भी आप अपनी नजर बनाए रखिए, और एग्जिट पोल कि आंकड़े हम आपको बता दें कि हमारे सूत्रों के हवाले से, हमारे संवाददाता के हवाले से, हमारे संवाददाता हर जिले क्षेत्रों तक गए, हर एक जनता से, हर एक वर्ग के लोगों से बात करी और उनसे जाना है कि उनका कौन कौन सी समस्याएं रही हैं, कौन कौन से मुद्दों को देखते हुए वो इस बार चुनाव कर रहे हैं, किस पार्टी से खुश रहे हैं, किस पार्टी से नाखुश रहे हैं। और इन्हीं के आधार पर हम आपको ये अनुमानित एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जहां ये देखा जा रहा है कि कौन से राज्य में कितनी सीटें कौन लेके जा रही है पार्टी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो एक बार फिर यहां पे टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी हालांकि दम बहुत भर रही थी, लेकिन 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। ये एक अनुमानित आंकड़े हैं जो कि हमारे संवाददाताओं द्वारा एकत्र किए गए हैं। अन्य पार्टी 4 सीटें ले जाते हुए दिख रही है, तो वही बसपा 3 सीटों पे जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पे 117 सीटों पे चुनाव हुआ। भाजपा गठबंधन 6 में से 1 सीटें ले जाते हुए दिख रही है। कांग्रेस 17 से 29 के बीच में नजर आ रही है, तो वहीं अकाली दल 9 से 5 के बीच में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 78 से 87, तो वहीं अन्य 2 सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है। बात करें मणिपुर की तो वहां 60 सीटों पे, गोवा में 40 सीटों पे मतदान हुआ। बीजेपी को गोवा में 15 से 21 सीटें मिलती दिख रही हैं। मणिपुर में बीजेपी को 25 से 30, गोवा में कांग्रेस को 12 से 17 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 5 से 7, मणिपुर में कांग्रेस को 8 से 12 सीटें दिख रही हैं, तो वहीं गोवा में अन्य के पास 3 से 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मणिपुर में एनपीएफ को 7 से 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो हर एक जिले का अपना अपना समीकरण है। तो वहीं अब जल्द ही उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल भी सामने आएगा कि जनता आखिर क्या मन बना रही है। हमने राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात करी है, बीजेपी के नेता और प्रवक्ताओं से बात करी, अन्य दलों के प्रवक्ताओं से भी बात करी। सब यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। आखिर जनता किसको सरकार में लाना चाहती है, किसको मुखिया बनाना चाहती है? हर एक चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और यूपी का मुखिया कौन। क्या लग रहा है, क्या है चुनावी में? सरकार अपनी बखान कर रही है। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मेजोरिटियाँ होती है, सबका अपना अपना जो है मत है। किस तरह से देखते हैं इस बार क्या माहौल है चुनाव? इस बार माहौल बहुत ही बदला हुआ है। क्या कहना, किसको वोट देंगे इस बार? मैंने बोल दिया मैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरी वोट कहाँ जाएगी? अब आपको बताना पड़ेगा कि विकास कितना हुआ है। न सिख देखा न ईसाई देखा, उन्होंने सभी को 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। किसको वोट देना चाहेंगे? क्या मोदी जी और योगी जी है वो फुल स्टॉप होता, ना कि क्वेश्चन मार्क। 2022 में किसी से चाहते हैं? सर मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।